Okay, guys, so good afternoon, one and all again. I think we should start now. It's already 1:35. Yes, sir. So, guys, have you revised of the last class? Yes, sir. Any question? Any issues? Any doubts? Okay, so I think we should move ahead. In last class, we were talking about yes. Astitwa, do you want to say something? सर आपकी क्लास वीक में 2 बार आती है या 3 बार? अभी तो टाइम टेबल में 2 बार असाइन है. सर ओके. Yes, please tell me. नहीं सर, वो मुझे लगा कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट वीक में 2 क्लास में कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस. हाँ, आई नो, बट आई थिंक सिलेबस रिवाइज सिलेबस क्या टाइम टेबल रिवाइज होगा. देखते हैं. ओके, ओके सर. डोंट वरी. So in last class we were talking about information, data, types of data, and a representation of data especially. So in last class I taught you only one method for representing any kind of data, which is bar diagram, if I am not wrong. Yes, sir. यस सर. Okay, so we talked about simple bar diagram. Today we will extend it to multiple bar diagram or double bar diagram. After that uh, histogram, frequency curve, and so many things for equal and unequal intervals. Okay, so please allow me to share the screen. Just a second. I think the PPT is visible to everyone. Yes, sir. So Yes, sir. yes, okay. So this is simple bar diagram, and we have done this question in any hospital. Uh, it's a table of a number of patients in January to December, right? OPD. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर तक नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ओपीडी में कितने आते हैं वो यहाँ मेंशन है. तो यहाँ पे दो डेटा हैं, आप देख सकते हैं. एक है मंथ जनवरी टू दिसंबर, उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे. तो सिंपली हमारा एक बार डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा. एंड दिस वाज द बार डायग्राम. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंपल बार डायग्राम में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. यू शुड नो some basic rules. Number one, the width of each and every bar should be same. The width of each and every bar should be same. आप देख सकते हैं इस बार की जो चौड़ाई है, इस बार की चौड़ाई, इस बार की चौड़ाई, जितने भी बार्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी की चौड़ाई सेम है. द विड्थ ऑफ ईच एंड एवरी बार शुड बी सेम. दूसरी बात, यहाँ देखिए जनवरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बार बनाया, फरवरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बार बनाया, मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बार बनाया. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ जनवरी, फरवरी, ज़ीरो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब के बीच में आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं, आप जो गैप ले रहे हैं, मेज़रमेंट ले रहे हैं, वो सेम होना चाहिए. अगर आप मान लीजिए जनवरी फरवरी के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं, तो फरवरी मार्च के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए. मार्च और अप्रैल के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. और जितने भी बार्स आप यूज़ कर रहे हैं उनकी सबकी विड्थ सेम होनी चाहिए. ओके, सो यू कैन सी इट, ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए. ओके, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये भी सेम होनी चाहिए. ओके,
So this is the simple bar diagram. Okay. अब इसी क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन आपने देखा है उस क्वेश्चन में क्या था, दो डेटा थे हमारे पास, एक था मंथ और दूसरा था नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब उन नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल्स में। देखिए मंथ वही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर। मेल पेशेंट्स हैं जनवरी में 100 और जनवरी में फीमेल पेशेंट्स हैं 185। तो बेसिकली जनवरी में टोटल पेशेंट्स हैं 285। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जनवरी में टोटल पेशेंट्स हैं 285। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स को हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में मेल और फीमेल में दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फरवरी में मेल पेशेंट्स है 250 और फीमेल पेशेंट्स है 115। सिमिलरली मार्च में मेल पेशेंट्स है 150, फीमेल पेशेंट्स है 100। तो मार्च में टोटल पेशेंट्स हैं 250 एंड सो ऑन। अब इस डेटा का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो करेंगे डबल बार डायग्राम की हेल्प से। अरे यार ये क्यों टेढ़ा जा रहा है यार, ये डबल बार डायग्राम की हेल्प से। ओके देखिए एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे मंथ हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और वाई एक्सिस जो है उस पे नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गए। अब हमें मेल और फीमेल का क्राइटेरिया सेट करना है, तो हमने अलग अलग कलर के बार को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ब्लू कलर का जो बार है वो मेल, नंबर ऑफ मेल को शो करेगा, और ब्राउन कलर का जो बार है वो नंबर ऑफ फीमेल को शो करेगा। ओके तो आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी there are 100 male patients. In the month of January there are 100 male patients, you can check it. And in the same month there are 185 female patients, so in the same month 185 female patients. Okay, this is called double bar diagram क्योंकि इसमें बार जो है वो डबल डबल है। इसमें भी उन्हीं दो बातों का आपका ध्यान रखना है, डेटा के बीच में जो गैप आप ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, इन सब के बीच में आप जो डिसाइड करेंगे वो गैप आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन इट शुड बी सेम, इधर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट इट शुड बी सेम। एंड सेकेंड थिंग, द विड्थ ऑफ ईच एंड एवरी बार शुड बी सेम, whether you are taking the bar for male or the bar for female, दोनों का विड्थ सेम होना चाहिए। ये देखिए ब्लू बार ले लीजिए या ब्राउन बार ले लीजिए, इन सबका विड्थ सेम है। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो आप डेटा डबल बार डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और स्टाइल है हमारे पास, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, पाई इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि पाई का मतलब सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर से होता है। आपको पता है पाई क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7 और 3.14। 22/7 और 3.14।
3.14। कोई और इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा? सर पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज a rational number, सर इरेशनल। irrational number. Pi is irrational number. पाई irrational number होता है, किसने बोली ये बात अभी? Sir, actually I think that it's 3.14, so it is not ending. What's your name? Astithu. Astithu. Astithu, you are absolutely correct. Pi is irrational number, but you are saying pi is equal to 22 upon 7, and you know very well that 22 upon 7 is a rational number. Is not so? Yes sir. तो फिर ये क्या हो गया? सर 22/7 को सिंप्लीफाई करने पर नेवर एंडिंग डेसिमल पॉइंट्स मिलते हैं। Yes, 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 yes. Absolutely correct. Actually 22 upon 7 जो है इसका वैल्यू होता है 3.14 डॉट 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 समथिंग। ठीक है, इसलिए एक्चुअली हम इसको 22 अपॉन 7 भी बोल सकते हैं या 3.14 समथिंग 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 भी बोल सकते हैं। दैट्स वाई पाई इज इरेशनल, इट्स नॉट ए रैशनल नंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट। और वैसे पाई आया कहाँ से? पाई आया है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। 2 pi r, if r is the radius of the circle, then 2 pi r is the circumference of the circle and 2r is the diameter of the circle. इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो बन जाता है पाई। मतलब यह है कि किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है और वो कांस्टेंट क्वांटिटी हम कहते हैं पाई। इज इट ओके? Yes sir. So basically pi is a mathematical constant defined as the ratio of the circumference of a circle to the diameter and it is equal to 22 upon 7. अब देखिए पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट क्या होता है? हम जो डेटा होता है, सर्कल जो होता है, ये सर्कल होता है हमारा। ये सर्कल का अगर हम एंगल करें तो एंगल 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पूरा रोटेट होता है। तो एक सर्कल जो होता है उसमें बेसिकली मैक्सिमम एक राउंड घूमने पर 360 डिग्री एंगल होता है। इज नॉट सो? Yes, sir. Yes sir. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा होगा उसको इस सर्कल में एंगल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई अगर मान लीजिए ये टोटल डेटा जो है मान लीजिए 1200 है और एक पर्टिकुलर डेटा 400 आ रहा है तो वो 30% हो गया। ठीक है, तो उसको हम एंगल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ये देखिए इन द पाई चार्ट a circle total 360 degree is divided into sectors with areas proportional to the frequencies or the relative frequencies of the categories of a variable. Dividing the circle into corresponding degrees of angle then represent the subsets of the data. Hence it is also called as divided circle diagram. पाई चार्ट को डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एंगल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनली सर्कल को हम डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ती है, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज अ हाउस होल्ड विथ अ मंथली सैलरी ऑफ 7200 प्लान्स हिज बजट फॉर ए मंथ एज गिवन बिलो। एक फैमिली की जो मंथली सैलरी है वो 7200 है, 7200 रुपये है। तो उसके मंथली खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। 7200 किस तरह से खर्च होते हैं वो दिखाए गए हैं।
आइटम अमाउंट इन रुपीज़। फूड में 3,000 रुपये खर्च होते हैं, रेंट में 800 रुपीज़, एजुकेशन में 1200 रुपीज़, सेविंग्स में 1500 मतलब सेव कर लेते हैं वो लोग, मिसलिनियस 700 रुपीज़। तो आप अगर इनका टोटल करेंगे तो ये 7200 आ जाएगा टोटल सैलरी। ठीक है, अब इसको हमें पाई चार्ट के थ्रू समझाना है। ये लिखा हुआ है मेक अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। तो टोटल सैलरी है 7200 और उस 7200 को अलग अलग आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फूड पर 3000 रुपीज़ खर्च किए गए हैं, रेंट पर 800 रुपीज़, एजुकेशन पर 1200 रुपीज़, सेविंग्स 1500 रुपीज़, मिसलिनियस 700 रुपीज़। तो देखिए कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए वापस मैं उसमें आऊँगा ताकि आपको एंगल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। जैसे हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो पूरा सर्कल 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, और हमारी जो टोटल सैलरी है वो 7200 है। मतलब 7200 जो सैलरी है वो 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट है। इज नॉट सो? यस सर। Yes, sir. यस। तो 7200 जो पूरी सैलरी है वो 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट है। अब कितने कितने एंगल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है वो देखते हैं। जैसे फूड की बात करें, अभी नेक्स्ट पेज पे मैं वापस आऊँगा। फूड की बात करें, फूड पे खर्चा हो रहा है 3000 रुपये। 3000 रुपये आउट ऑफ 7200। तो ये एक प्रोपोर्शन निकल के आ गया, एक परसेंटेज निकल के आ गया कि हाँ भाई 7200 का इतना परसेंटेज जो है फूड पे लगता है। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 10 टाइम्स हो गया, 3 टू 6, ये 24 हो गया, और ये 6 टाइम्स हो गया, और ये 25 टाइम्स हो गया, और ये 3 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया 125/3, डेट इज 4, 3 1 जा 1 2, 41.6 परसेंटेज जो है टोटल सैलरी का, 41.6 परसेंटेज हमारा फूड में लगता है। ये बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज रेंट में लगता है, तो आप क्या करेंगे? 800 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 100। तो आपको ये परसेंटेज पता लग जाएगा कि कितना लगता है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे एंगल से मतलब है, क्योंकि पाई चार्ट में हमें 360 डिग्री को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए एंगल में कुछ नहीं करते, परसेंटेज में इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, एंगल में हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल फूड की बात करें तो फूड में 3000 रुपये लग रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग इंटू 360 डिग्री, तो 150 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल 360 डिग्री बन रहा है, टोटल 360 डिग्री बन रहा है, उसमें से फूड कितना डिग्री कवर कर रहा है? 150 डिग्री कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ 90 डिग्री कंसिडर करूँ इसको, और इसको 180 डिग्री कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे 150 है, यानी ये जो पार्ट है इतना, ये फूड में कवर हो रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? फ्रेश बना लो। Yes, sir. आ गई. आगे आपका तकरीबन इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट
वो फूड में कवर हो रहा है 150 डिग्री। सिमिलरली रेंट पे 800 रुपये खर्च हो रहे हैं टोटल 7200 में से इंटू 360 डिग्री, तो यह है 40 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 40 डिग्री हमारा रेंट पे खर्च हो रहा है। तो अगर हम 40 डिग्री देखें तो यहाँ ये 180 है, ये देखो ये यहाँ तक, ये तो पूरा 180 है, या 150 कर ही लिया, तो 150 और ये 180 30 डिग्री तो यहाँ से बच गया, और 10 डिग्री ये ले लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 40 डिग्री हो गया तकरीबन, ये हमारा रेंट पे खर्च हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यस सर। ओके। एजुकेशन पे 1200 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो उसका एंगल बैठ रहा है 60 डिग्री। सेविंग्स पे 1500 रुपये खर्च हो रहे हैं, उसका एंगल बैठ रहा है 75 डिग्री। मिसलिनियस पे 700 रुपये खर्च हो रहे हैं, उसका एंगल बैठ रहा है 35 डिग्री। तो इनको बनाया, ये देखिए फूड पे 150 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री का 150 डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो गया फूड में। उसके बाद में तकरीबन ये 40 डिग्री रेंट पे हो गया। इसके बाद में 60 डिग्री एजुकेशन पे हो गया, 75 डिग्री सेविंग्स पे हो गया, और 35 डिग्री मिसलेनियस हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरा सर्कल था 360 डिग्री का, उसमें आपने एंगल के अकॉर्डिंग जितने भी खर्चे थे उनको आपने सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्टर वाइज। तो ये आपने डेटा रिप्रेजेंट कर दिया पाई चार्ट की हेल्प से। एनी डाउट? नो सर। नो सर। गुड। नो सर। ओके, गुड गुड, थैंक यू। सो दिस इज पाई चार्ट। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है। A two-dimensional frequency density diagram is called a histogram. A histogram is a diagram which represents the class interval and frequency in the form of a rectangle. There will be as many adjoining rectangles as there are class intervals. There are two types of histograms: histograms with equal class intervals, histogram with unequal class intervals. देखिए होता क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था बार डायग्राम। मैंने आपको समझाया था अभी बार डायग्राम, ओके। उसमें मैंने दो कैटेगरी आपको समझाई थी, सिंपल बार डायग्राम और दूसरा डबल बार डायग्राम। उसके क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो बार डायग्राम होता है वो बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है। बार डायग्राम बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब जनवरी में इतने पेशेंट, फरवरी में इतने पेशेंट, मार्च में इतने पेशेंट, सिंपल। लेकिन अगर यही डेटा डिस्क्रीट ना हो के कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो, कौन सी फॉर्म में हो? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब ये इंटरवल की फॉर्म में हो, ओके सर। है ना। 0 से 5 तो वो कंटिन्यू आ गया ना, 0 to 5। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंटरवल 0 to 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कितने नंबर्स हैं इसमें? सर 5। नो। सर 0 to 5 में हम 5 को थोड़ी कंसीडर करेंगे ना, क्लोज इंटरवल है। ओके। हाँ बताइए, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस इंटरवल 0 to 5? 6। 6। और कोई आंसर? सर 6।
मैंने आपसे ये पूछा है क्या कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स इन दिस इंटरवल और इंटीजर्स इन दिस इंटरवल? क्यों 0 से 5 के बीच में 0.1 नहीं आता क्या? 0.1 नहीं आता क्या 0 से 5 के बीच में? आता है सर। आता है। 0.2 नहीं आता क्या? आता है सर। 4.9 नहीं आता? 3.88? 60 सर, 60 आएगा। 60 आएगा? कैसे काउंट किया आपने? 0.1, 1.1 ऐसे 10 तक। अच्छा, 0.11 के बारे में क्या बोलोगे? ये 0.121 के बारे में क्या बोलोगे? सही रहने 0.101? से बहुत आ जाएगा सर इसका। करेक्ट, करेक्ट। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, इंटरवल जब भी ऐसा गिवन होता है तो बेटा उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें 6 इंटीजर हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने नंबर्स हैं, तो वो आपसे इंटीजर्स नहीं पूछ रहा है, वो आपसे होल नंबर्स नहीं पूछ रहा है, वो आपसे रियल नंबर्स पूछ रहा है। रियल नंबर्स का मतलब आप सारे पॉसिबल नंबर्स बताइए कि इस इंटरवल में कितने नंबर्स हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन दिस इंटरवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी जो आपने पहले पढ़ा सिंपल बार डायग्राम या डबल बार डायग्राम, उसमें डेटा डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब टूटा हुआ, 100 पेशेंट, 185 पेशेंट्स, 85 पेशेंट्स, ऐसे था। लेकिन अगर इंटरवल 0 to 5 हुआ या इंटरवल 5 to 10 हुआ, तो ये कॉन्टीन्यूस डेटा हो गया। कॉन्टीन्यूस डेटा का मतलब 5 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आएंगे इसमें, है ना। यहाँ पे ये नहीं होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा नहीं है ये। अगर ऐसा होता तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट, और अगर इस फॉर्म में है तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस। इज इट ओके? यस सर। यस सर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो टूटता नहीं है, जो ब्रेक नहीं होता। और जो ब्रेक हो जाता है वो डिस्क्रीट होता है। ये देखो ब्रेक हो रहा है, ये डिस्क्रीट है। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है 5 से 10 के बीच में, तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो कभी भी इंटरवल की बात आती है या कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, तो हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हिस्टोग्राम यूज करते हैं। जो आपने बार डायग्राम में किया था वो बार डायग्राम जैसा ही है, हिस्टोग्राम भी। लेकिन फॉर द कॉन्टिन्यूस डेटा, फॉर द इंटरवल्स, वी ऑलवेज प्रिफर हिस्टोग्राम, एंड फॉर डिस्क्रीट डेटा वी प्रिफर बार डायग्राम। इज इट ओके? हिस्टोग्राम दो तरह के, यस, हिस्टोग्राम भी दो केस में होगा। एक इक्वल इंटरवल के लिए होगा, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए, और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। पहले मैं ये देखिए थर्ड लाइन पढ़िए, इसकी प्रॉपर्टी। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। इसमें थर्ड स्टेप ये है, इफ द इंटरवल्स आर इक्वल then the height of each rectangle is proportional to the corresponding class frequency। मैंने आपको भी बताया कि हिस्टोग्राम दो तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। एक डेटा जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल होगा, और एक डेटा जिसमें क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा। अगर क्लास इंटरवल इक्वल होता है, इक्वल होने का मतलब ये होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, क्लास इंटरवल इक्वल है। ठीक है, तो अगर क्लास इंटरवल इक्वल होता है तो हर एक रेक्टेंगल की, हर एक बार की जो हाइट होगी वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होता है, अनइक्वल का मतलब एक बार तो लिखा हुआ है 0 to 5, एक बार लिख दिया
5 to 12 तो ये अनइक्वल हो गया। एक बार लिख दिया 12 to 20 अनइक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है और यहाँ पे 8 का गैप है, तो ये अनइक्वल इंटरवल हो गया। सो इफ द इंटरवल्स आर अनइक्वल then the area of each rectangle is proportional to the corresponding class frequency density. Frequency density. अभी समझाता हूँ, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर क्लास इंटरवल इक्वल होता है तब तो बार की जो हाइट होगी या रेक्टेंगल की जो हाइट होगी, एक ही बात है, बार या रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, बनाएंगे। और अगर इंटरवल अनइक्वल होता है तो जो रेक्टेंगल की हाइट होगी या बार की जो हाइट होगी हम वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है ये मैं बताता हूँ अभी। तो देखो ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर इक्वल इंटरवल हुआ तो हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे चीज़ों को, और अगर अनइक्वल इंटरवल हुआ तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ a histogram for the following data showing the class interval and their corresponding frequencies. ये क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 10, 18, 8, 6। तो मुझे पहले ये बताइए कि ये क्लास इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो क्लास इंटरवल जब इक्वल होता है तो जो बार बनता है या हमारा जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग। और फ्रीक्वेंसीज आपको ये गिवन है 4, 10, 18, 8, 6। तो सिंपली इसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। ये देखिए ये क्लास इंटरवल है, ये 0, ये 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हो गया 0 to 5, ये हो गया 5 to 10, ये हो गया 10 to 15, ये हो गया 15 to 20 और ये हो गया 20 to 25। 0 से 5 में फ्रीक्वेंसी है 4, तो आपको y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। आपने अपने हिसाब से इनको मेजरमेंट दे दिया 4, 18, 12, 16, 20 जो भी मेजरमेंट देना है। तो 0 से 5 के बीच में फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये यहाँ तक पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये पूरा बन गया। फिर 5 to 10 में फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये 5 से 10 में फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल बन गया। फिर 10 to 15 में फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये देखिए 16 और 20 के बीच में 18 यहाँ पे कहीं पे है, तो ये 18 के अकॉर्डिंग ये बार बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये हिस्टोग्राम है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए है। यहाँ पे देखिए जितने भी बार्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंटरवल कॉन्टिन्यूस है, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है इंटरवल, इसलिए हिस्टोग्राम आपके एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। जबकि बार डायग्राम जो था उसमें सब अलग अलग थे। ये देखिए आप इस बार डायग्राम को देख लीजिए, पहले वाले को देख लीजिए। ये देखिए ये आया, उसके बाद में गैप आ गया, फिर ये आया, फिर उसके बाद में गैप आ गया, फिर ये आया, गैप आ गया, चिपका हुआ नहीं है आपस में। ये देखिए गैप आ गया, क्योंकि ये डेटा डिस्क्रीट है, ये डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, टूटा हुआ डेटा है, अलग अलग डेटा है।
इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। यहाँ पे डेटा कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी इसका चिपका हुआ है कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, कहीं से ब्रेक नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम अनइक्वल इंटरवल की बात करते हैं। नो सर। नो सर। ओके गुड। नाउ following is the distribution of shops according to the number of wage earners employed at a shopping complex. Number of wage earners, number of shops, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बना हुआ नहीं है, ये हमें बनाना है, ध्यान रखना ये बना हुआ नहीं है। 18 शॉप पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 5 से कम है, अंडर 5 है। 27 शॉप्स ऐसी हैं जिन पे काम करने वाले लोग हैं वो 5 से 10 के बीच में हैं। 24 शॉप्स ऐसी हैं जिसमें काम करने वाले लोग 10 से 20 हैं। 20 शॉप्स ऐसी हैं जिसमें काम करने वाले लोग नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं, वेज अर्नर्स हैं, वो 20 to 30 एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ ये डेटा गिवन। अब आप पहले ध्यान से देखिए, अंडर 5 का मतलब हो गया 0 to 5, ठीक है। 5 to 10, ठीक है भाई, 5 to 10। 10 to 20, ये 10 to 20, ये 20 to 30, और ये 30 से 50। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल। अनइक्वल, क्योंकि इस इंटरवल में गैप है 5 का, इस इंटरवल में गैप है 5 का, इस इंटरवल में गैप है 10 का, यहाँ पे भी 10 का, लेकिन यहाँ पे 20 का। ठीक है, तो ये अनइक्वल इंटरवल है, लेकिन डेटा कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 0 से 5 है तो फिर 5 से 10 भी जा रहा है, 10 से फिर 20 भी जा रहा है, कोई डेटा ब्रेक नहीं हो रहा है। 20 से फिर 30 पकड़ लिया, 30 से 50 आ गया, लेकिन अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए जब हिस्टोग्राम बनाया जाता है तो वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बेस्ड होता है। समझे बात? यस सर। अब ये फ्रीक्वेंसी Yes. डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो इंटरवल है वो उसकी लेंथ, इंटरवल लेंथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अपॉन इंटरवल लेंथ। फ्रीक्वेंसी तो आपकी ये नंबर ऑफ शॉप्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और इंटरवल लेंथ, जैसे इस इंटरवल की लेंथ है 5, इस इंटरवल की लेंथ है 5, इस इंटरवल की लेंथ है 10, इस इंटरवल की लेंथ भी 10 है, और इस इंटरवल की लेंथ है 20। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इंटरवल लेंथ करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए। 18 अपॉन 5 3.6, 27 अपॉन 5 5.4, 24 अपॉन 10 2.4, 20 अपॉन 10 2.0, 16 अपॉन 20 0.8। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब आपको डायग्राम किस किस के बीच में बनाना है? एक्स एक्सिस पे तो आप इंटरवल लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपने इंटरवल लिया 0 5 10, आप 15 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 10 और 20 के बीच में गैप ज़्यादा है, 5 और 10 के बीच में कम है। ये आपका मेजरमेंट स्केल है। अगर आप 0 से 5 के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं तो 5 to 10 में भी 2 सेंटीमीटर का गैप आएगा, तो 10 से 20 में ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो 5 10 20 30 40 50
और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपका है। तो 0 से 5 इंटरवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 5 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.6। तो ये 0 से 5 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.6। तो ये 3 से 4 के बीच में ये 3.6। तो आपका रेक्टेंगल ये वाला बन गया। फिर 5 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 5.4। तो ये 5 से 10 के बीच में ये देखिए 5.4, और कॉन्टिन्यूस डेटा है इसलिए ये बार जो है इसके चिपक के बन रहा है। ऐसे 10 से 20 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग होगा, देख लेना। 20 से 30 के बीच में 2 है। 30 से 40 के बीच में नहीं होगा, 30 से 50 के बीच में होगा, डायरेक्ट देखो ये रहा। 30 से 50 के बीच में 0.8। तो ये देखिए 30 से ये 50 के बीच में ये 0.8 कंप्लीट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. So this is the data representation by histogram. In simple bar diagram or in bar diagram we use bar diagram for discrete data and we use histogram for continuous data. And in histogram, if equal interval is given, equal intervals are given, then we will draw the graph according to the frequency, and if unequal intervals are given, we will draw the graph according to frequency density. That's enough for today. Yes, sir. Okay, any doubt anybody wants to ask, please ask. No, sir. No, sir. Okay, please put your enrollment number in the chat box. और नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास का रिवीजन करके आना आप लोग, ठीक है? Okay, sir. Okay, then thank you, have a good day. Thank you all of you, thank you very much. Thank you, sir.